हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विगत क्लास से आगे आज हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की प्रश्नोत्तरी को। आज प्रश्नोत्तरी में हम वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो विगत एग्जामों में आ चुके हैं या आगामी अपने एग्जाम को लेकर के संभावित प्रश्न बनते हैं। उन सभी क्वेश्चनों की भी हम जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करवाया गया है। इसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा हमारी इन क्लासों की नोट्स, क्विज तथा अन्य पाठ्य सामग्री को प्राप्त करके आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे पॉइंट की ओर। भारत की प्रश्नोत्तरी हम देखते हैं। भौतिक प्रदेशों का पहला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? यहां ध्यान रखें, प्राचीनतम शब्द काम में लिया है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो हम ध्यान दें, ऑप्शन पर चलें। हिमालय है, वो नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। शिवालिक है, वो हिमालय है या हिमालय का एक भाग है, अर्थात शिवालिक भी एक नवीन वलित पर्वत है। विंध्य है, ये प्राचीन तो है लेकिन प्राचीनतम नहीं है। तो अरावली हमारी प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। तो यहां ध्यान देंगे, अरावली के संदर्भ में जो अन्य क्वेश्चन और निकल करके आते हैं इसी क्वेश्चन से संबंधित, अरावली है एक प्राचीनतम वलित पर्वत, प्राचीनतम वलित पर्वत। साथ ही अरावली है वो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का भाग है, अर्थात प्राचीन समय में इसका उद्भव और विकास हुआ, उसके बाद में वर्तमान समय में बाह्य बलों द्वारा इसको काट करके तोड़ दिया गया या धीरे धीरे अप्रदनात्मक शक्तियों द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में एक अवशिष्ट भाग के रूप में जानी जाती है। तो अरावली है वो प्राचीन है, प्राचीनतम है, वलित है तथा अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है। तो इसका आंसर होगा अरावली। देखिए, एक से अधिक एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। यूपीपीएससी प्री एग्जाम 1995, एमपीपीएससी प्री एग्जाम, यूपीपीएससी प्री एग्जाम, इस प्रकार से कुछ इसकी महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है, इसमें एक से अधिक एग्जामों में आए हुए प्रश्न भी जो आगामी एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न जिनके हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। जहां पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट मिलते हुए दिखलाई पड़ते हैं या जहां मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, इसके संदर्भ में हमने ये जानकारी कुछ इस प्रकार से देखी थी। इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो पहाड़ियां हैं, इनको इस प्रकार से देखा था। इन पहाड़ियों को कहा गया नीलगिरी की पहाड़ियां, इनको कहा गया अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा इनको कहा गया इलायची की पहाड़ियां। इस प्रकार से नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, जहां पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो हमारा आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। विगत अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे इसी पॉइंट को लेकर के प्रश्न किया गया है। यहां इस पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र को महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक के भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत कहलाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सह्याद्री पर्वत। महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। साथ ही ये भी ध्यान दें, सह्याद्री पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी को कहा जाता है कलसुबाई की चोटी।
कलसुबाई की चोटी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी ध्यान रखें, इस चोटी का जो संबंध है महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये ध्यान दें, RAS-RTS प्री एग्जाम 1995 राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ है, PCS एग्जाम में। ध्यान रहे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अगर ऑप्शन को देखें, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सर्वोच्च दर्रा ऊंचाई है 5654 मीटर। मकालू व एवरेस्ट है, ये नेपाल की चोटियां हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर इन दोनों में नहीं हो सकता, बचा हमारा आंसर कंचनजंगा, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है या ऊंची चोटी का नाम है। ध्यान रहे, अगर ये ऑप्शन अलग होता तो हमारा क्वेश्चन का उत्तर भी अलग ही होता। ध्यान रहे, भारत का सर्वोच्च जो शिखर है, जिस चोटी को कहा जाता है K2 चोटी कहा जाता है, K2 चोटी को ही कहा जाता है गोडविन ऑस्टिन चोटी, गोडविन ऑस्टिन चोटी, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है, POK में पड़ती है, लेकिन यहां ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे ऑप्शन को आंसर बनेगा कंचनजंगा चोटी। तो ध्यान रहे, यहां भी एक प्रश्न और अतिरिक्त बन जाता है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर मानी जाती है। जब 8850 हो तो 8850 मीटर माननी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है, नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि काराकोरम पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तथा कंचनजंगा है, ये चोटी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो सबसे पहले तो हम गुरु शिखर के बारे में बात करें, गुरु शिखर चोटी कौन सी पहाड़ियों में है। तो यहां ध्यान दें, गुरु शिखर चोटी है वो हमारे भारत में, अभी हमने चर्चा की वलित पर्वत श्रृंखला, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला अरावली, इस अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। यह है गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर का संबंध है राजस्थान राज्य से है, तथा राजस्थान राज्य में भी अगर हम चर्चा करें तो इसका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, सबसे ऊंची चोटी है। यहां और ध्यान देंगे, एग्जाम के पैटर्न को देखिए, एग्जाम के स्तर को देखिए, इसी प्रकार से हमारा एक नया प्रश्न निकल करके आता है। अगर हिमालय के दक्षिणवर्ती भाग को देखें, जिसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय से लेकर के नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी हो, तो उसका आंसर भी हमारा गुरु शिखर होगा। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, 22 मीटर, 1722। कहीं अपने को 1727 भी मिलती है। जो भी आंसर होगा एक होगा, तो हमारा आंसर होगा राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ध्यान रहे, कुल्लू घाटी, हम यहां देखें, हमने महान हिमालय को तथा इसके दक्षिणवर्ती भाग में फैले हुए मध्य हिमालय को देखा। इनके बीच में कुछ घास की घाटियां हैं, इन घास की घाटियों में कुछ नाम हैं, उनमें से एक कुल्लू घाटी का नाम है। कुल्लू घाटी
कौन सी पहाड़ियों के बीच पड़ती है? तो इसको कहा जाता है पीर पांजाल, इसको कहा जाता है धौलाधार, इसको कहा जाता है नागटिबा, तथा इसको कहा जाता है महाभारत। महाभारत जो पहाड़ियां हैं वो नेपाल में है, बाकी शेष भारत में है। नागटिबा है उत्तराखंड राज्य में है, धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में है, और पीर पांजाल है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहां इस घाटी को पूछा गया है कौन सी पहाड़ियों के बीच है, तो धौलाधर व पीर पांजाल के बीच स्थित है। तो हमारा आंसर होगा धौलाधर व पीर पांजाल के मध्य स्थित कुल्लू घाटी है। याद रखें इन घाटियों के संदर्भ में कुछ चर्चा भी है, तो यहाँ आपको इस संदर्भ में इसको कहा जाता है कश्मीर घाटी, इसको कहा जाता है लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, इसको कहा जाता है मंसूरी, इसको कहा जाता है काठमांडू। काठमांडू घाटी। यहां और तथ्यात्मक रूप से ध्यान देंगे इन घाटियों में कुछ उत्पादन की क्रिया को लेकर के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कश्मीर घाटी है वो केसर का उत्पादन करती है, लाहौल स्पीति की घाटी है ये आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है, नेपाल घाटी है जिसको काठमांडू घाटी भी कहा जाता है, आलू व चावल उत्पादन के लिए जानी जाती है, तथा यहां हमें मंसूरी घाटी के रूप में फूलों का उत्पादन होता है, इसलिए इसको फूलों की घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघालय का पठार भाग है, तो सबसे पहले हमने देखा था हमारे भौतिक प्रदेशों की स्थिति में पूर्वी हिमालय की कुछ पहाड़ियों के संदर्भ में देखा था कुछ इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय का पठार था। इस संयुक्त नाम से मेघालय का पठार कहलाता है। मेघालय का पठार, इस मेघालय के पठार का जो भाग है इन पहाड़ियों को कहा जाता है गारो पहाड़ियां, इनको कहा जाता है खासी पहाड़ियां, इनको कहा जाता है जयंती पहाड़ियां। इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माउसिनराम नामक स्थान पड़ता है जो मेघालय में स्थित है, विश्व का सर्वाधिक है। तो यह हमारे प्राचीनतम भूखंड प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग माना जाता है। ये तथ्यात्मक रूप से अनेक प्रश्न इससे और भी निकल करके आते हैं। तो मेघालय का पठार हमें प्रायद्वीपीय पठारी खंड से अलग करता है। तो ये भी ध्यान दे लें मेघालय के पठार व प्रायद्वीपीय खंड के बीच, मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय पठारी खंड है तथा ये मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार के बीच जो गैप बना इस गैप को कहा जाता है मालदा भ्रंश। ये भी एक अतिरिक्त प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ध्यान दें छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश को दामोदर नदी दो भागों में विभाजित करती है। किस रूप में? यहां आप देख पाएंगे ये स्थिति हमने कुछ छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश को देखी थी। इस प्रकार से नदी बहकर के निकलती है, इसको कहा जाता है दामोदर। और दामोदर जो नदी है इस नदी के बेसिन में सर्वाधिक कोयला निक्षेप पाया जाता है, कोयला निक्षेप पाया जाता है, इसलिए दामोदर नदी को भारत का रूहर कहा जाता है, भारत का रूहर कहलाती है। रूहर क्या है? ध्यान दें रूहर जर्मनी का सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र है, इसलिए भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन है वो दामोदर बेसिन से होता है, इसलिए भारत का रूहर कहलाती है। साथ ही यह भी ध्यान दें दामोदर नदी इस पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है।
उत्तरी भाग को कहा जाता है हजारीबाग का पठार, दक्षिणी भाग को कहा जाता है रांची का पठार, तथा संयुक्त रूप से कहा जाता है इस पठारी भाग को छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार के दो पार्ट हैं, हजारीबाग व रांची का पठार। दामोदर नदी इसको दो भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो हमारे पूर्वी तट पर पड़ने वाले चेन्नई कस्बे से, चेन्नई से समुद्र तल को लिया जाता है। तो ध्यान रहे चेन्नई का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है, तमिलनाडु की राजधानी है। साथ में यह भी ध्यान रखें ये एक पतन भी है, और पतन के रूप में भी यहां इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके आता है, प्राकृतिक रूप से न होकर के कृत्रिम रूप से, कृत्रिम भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन न होकर के कृत्रिम पतन के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। और यहां प्रश्न प्राकृतिक की बात आए तो भारत का प्राकृतिक सबसे बड़ा पतन, प्राकृतिक पतन के रूप में मुंबई पतन को जाना जाता है। लेकिन सी लेवल की बात करें तो हमारे चेन्नई से समुद्र तल को लिया जाता है। यहां ध्यान दें ये चारों के चारों, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम व चेन्नई सभी पतन हैं, सभी पतनों के उदाहरण हैं। अर्थात पतन होंगे तो समुद्र के किनारे होंगे, तो सभी पतनों के उदाहरण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो हमारे अंडमान और निकोबार की स्थिति को हम अगर देखें तो यहां कुछ इस प्रकार से अवस्था पाई जाती है। इसको कहा जाता है अंडमान द्वीप तथा इसको कहा जाता है निकोबार। इस प्रदेश में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसको कहा जाता है सैंडल पीक चोटी, तथा यहां सबसे ऊंची चोटी है इसको कहा जाता है माउंट धूलियर चोटी, माउंट धूलियर चोटी। तो यह भी ध्यान रखेंगे निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट धूलियर चोटी है, सर्वोच्च चोटी माउंट धूलियर है, तथा अंडमान निकोबार की संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक चोटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप की स्थिति है वो भारत के पूर्वी तट पर पड़ती है। ध्यान रहे यहां लैगून झीलें हैं। इस लैगून झील को कहा जाता है चिल्का, इस लैगून झील को कहा जाता है पुलिकट। ध्यान रहे हमने विगत क्लास के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के अंतर्गत यही एक क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है जो लैगून झील के रूप में जानी जाती है? उसका आंसर था चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस चिल्का झील के किनारे स्थित द्वीप जिसको कहा जाता है व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तथा इस पुलिकट झील के किनारे श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसका जो उपयोग है वो होता है उपग्रह प्रक्षेपण के लिए, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए। उपग्रह प्रक्षेपण, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें व्हीलर द्वीप का जो उपयोग है वो किया जाता है मिसाइल परीक्षण के लिए, मिसाइल परीक्षण। तो मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है व्हीलर द्वीप।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा पुलिकट झील के किनारे है श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो यहां ध्यान देंगे एक बार के लिए, ये जो स्थिति है चैनल को लेकर के, अंडमान व निकोबार के मध्य चैनल गुजरता है, इस चैनल को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल गुजरता है, अंडमान व निकोबार को अलग करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान व निकोबार को। अब यहां भी ध्यान देंगे, निकोबार व सुमात्रा को अलग करने वाले चैनल को कहा जाता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल मालदीव व लक्षद्वीप को अलग करता है, इसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। भारत व श्रीलंका को अलग करता है, इसको कहा जाता है पाम्बन द्वीप या पाम्बन चैनल। तो ये भी ध्यान देंगे, इनकी विस्तृत जानकारी अपनी विगत क्लासों के साथ दी हुई है, तो आप उन क्लासों को एक बार जरूर देख लें ताकि आप इन संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर निकाल पाए। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो हमने द्वीपों की चर्चा में हमने देखा था, हमने द्वीपों के कुछ प्रकार देखे थे, उनमें देखा था नदीकृत द्वीप, पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप तथा कुछ ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों की भी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से हमने देखा द्वीप समूह में लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है, तो लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीपों का उदाहरण है। और ध्यान ये भी रहे, लक्षद्वीप, मालदीव व मिनिकॉय, मालदीव, मिनिकॉय व लक्षद्वीप, ये सभी प्रवाल निर्मित द्वीपों के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान सीमा भ्रंश अलग करता है, महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। हमने कुछ हिमालय के भ्रंश देखे थे, हिमालय के भ्रंश में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिति देखी थी। उत्तरी उत्तर में पड़ने वाला आईएसटी भ्रंश था, इंडो सच्चर थ्रस्ट। इसके दक्षिण में पड़ने वाला एमसीटी था, इसके दक्षिण में पड़ने वाले को एमबीटी कहा तथा इसके दक्षिण में पड़ने वाले को एचएफएफ के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, यहां ऐसा कोई भ्रंश नहीं आया जीबीएफ के नाम से, तो ये हिमालय में पड़ने वाले भ्रंश हैं। इन सभी भ्रंशों को हम हिमालय के साथ देखते हैं, लेकिन ये जो भ्रंश है जीबीएफ भ्रंश, इसकी व्याख्या हमने की थी, मैदान व प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। तो जीबीएफ भ्रंश है वो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला व अरावली पर्वत श्रृंखला के समान फैला हुआ है। इस भ्रंश का संबंध है मैदान व पठारों से, मैदान व पठारों को अलग करता है। अब यहां भी अगर आप देखना चाहें तो इन हिमालय के साथ पड़ने वाले भ्रंशों की स्थिति में देखें, महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच पड़ने वाले भ्रंश को, अगर इसको देखें हम, इसके दक्षिण में पड़ते हैं मैदान, इसके उत्तर में पड़ती है शिवालिक। तो महान हिमालय, शिवालिक हिमालय व मैदान के बीच में पड़ने वाले भ्रंश को कहा जाता है एचएफएफ भ्रंश। शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच पड़ने वाले भ्रंश को कहा जाता है एमबीटी तथा मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच पड़ने वाले भ्रंश को कहा जाता है एमसीटी तथा ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच पड़ने वाले भ्रंश को कहा जाता है आईएसटी भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध सागर दोआब का विस्तार पाया जाता है। तो सिंध सागर दोआब की स्थिति को देखें तो हमने देखा था सबसे पहले सिंध सागर जो दोआब है वो हमारे उत्तरी उत्तर में पड़ने वाला दोआब है। इस प्रकार से हमने कुछ दोआबों की जानकारी ली थी, इस प्रकार से हमारे कुछ दोआब पाए जाते हैं। तो हमने देखा था सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब का जो संबंध है वो उत्तर में निकलने वाली सिंधु नदी तथा सिंधु नदी के दक्षिण में बहने वाली झेलम नदी के साथ पाया जाता है। तो सिंधु व झेलम नदियों के मध्य
जो दोआब पाया जाता है उसको कहा जाता है सिंध सागर दोआब। अगर इसकी क्रमबद्ध स्थिति को भी अगले प्रश्न के रूप में देखें तो यहाँ इनकी विस्तार की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर इस रूप में पूछ ली जाती है। सिंध सागर दोआब है, इसके नीचे चाज दोआब है, चेज दोआब या चाज दोआब। इसके दक्षिण में पड़ता है, इसको कहा जाता है रचना दोआब। इसके दक्षिण में पड़ता है, इसको कहा जाता है बारी दोआब। इसके दक्षिण में पड़ने वाले को कहा जाता है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब। करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा। उत्तर से दक्षिण की ओर मैदानों की अवस्थिति पाई जाती है। ध्यान रहे हमने सबसे पहले हिमालय के भौतिक प्रदेश को जब पढ़ा था उसके नीचे हमने कुछ सामान्य जानकारियों को भी देखा था और उनका संबंध हमने मैदानों के साथ जोड़ करके देखा था। तो इस प्रकार से कुछ हिमालय की पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इनसे निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों से निक्षेपित कुछ मैदानों की अवस्था पाई जाती है। इन मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम अगर इसके क्रम की स्थिति को देखें तो क्रम की स्थिति कुछ इस प्रकार से देख पाते हैं। इनके दक्षिण में पड़ने वाले इस भाग को जहां मंद ढाल प्रारंभ हो जाता है, तलहटी आ जाती है, तलहटी प्रदेश को कहा जाता है भाबर। इसके दक्षिणी पेटी को कहा जाता है तराई तथा इसके दक्षिणवर्ती भाग को कहा जाता है। अब देखिए जो नदियां जा रही हैं, बह रही हैं, इनके समानांतर नदी के अपवाहित मार्ग में बनने वाले मैदान को कहा जाता है खादर तथा इनसे दूर बने बाढ़कृत मैदानों को कहा जाता है बांगर। तो ये ध्यान दें, क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले आता है भाबर। भाबर के रूप में देखें तो हमारे ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले और सबसे सीधा सरल ऑप्शन हमारे सामने निकल करके आता है भाबर। एक ही ऑप्शन में है, सबसे पहले तराई नहीं आएगा, बांगर नहीं आएगा, खादर नहीं आएगा, भाबर। तो भाबर के बाद में तराई, तराई के बाद खादर और खादर के बाद बांगर। हमारा आंसर होगा ड। अब यहां ध्यान दें, प्रश्न काफी टिपिकल था लेकिन ऑप्शन उतने ही ज्यादा इजी थे। अगर हमें एक प्रदेश का पता था कि भाबर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र की तलहटी में बनते हैं, यहां इन भाबर प्रदेशों को नदी लुप्त प्रदेश कहा जाता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन से उत्तर निकल करके सामने आ रहा था। तराई प्रदेश को दलदली होने के कारण मलेरिया पेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश को उपजाऊ मैदानों के नाम से जाना जाता है। बांगर व खादर उपजाऊ मैदान होते हैं। तो इस प्रकार से इससे अतिरिक्त बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो साथ ही आप इनको स्क्रीनशॉट भी लेते रहें तथा इन्हीं क्वेश्चनों की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तथा ऐसे ही प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा राम सेतु या एडम ब्रिज शुरू होता है। तो एडम ब्रिज का जो संबंध है वो हमारे दक्षिण भारत में श्रीलंका व भारत के बीच पाया जाता है। यहां आदम का पुल, जिसको एडम ब्रिज कहा जाता है, पाया जाता है। आदम का पुल। अब ध्यान देंगे, प्रारंभ होता है अर्थात शुरुआत इसकी होती है। कहां से शुरुआत होती है तो ये ध्यान देंगे, हमारे दक्षिणतम भाग को कहा जाता है रामेश्वरम तथा जहां से शुरुआत होती है इसको कहा जाता है धनुष कोंडी। धनुष कोंडी से प्रारंभ होता है तथा पम्बन जो द्वीप है वो भारत व श्रीलंका के मध्य है। भारत व श्रीलंका के मध्य पड़ने वाले द्वीप को पामन द्वीप कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। हमने देखा था हमारे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है जिसका सबसे बड़ा विस्तार तथा आकृति त्रिभुजाकार पाई जाती है। हमने देखा 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। साथ ही हमने इसके संदर्भ में इसकी आकृति को देखा। आकृति है वो त्रिभुजाकार है तथा ढाल की स्थिति को देखा। जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर पाया जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये अतिरिक्त क्वेश्चन भी हमारे निकल करके सामने आते हैं। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है प्रायद्वीप पे जो पठारी प्रदेश है इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है तो इस प्रदेश में ज्वालामुखी से निर्मित काली मृदा पाई जाती है। आगे हम और भी विस्तृत रूप में देखेंगे काली मृदा, जिसको रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। रेंगुर मृदा ये कपास के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको कपास की काली मृदा भी कहते हैं। तो ये इसकी सामान्य अन्य जो प्रश्नात्मक जो स्थिति है वो बनकर के आती है, जिसको हमने देखा। देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो सबसे पहले तो हम देखें धूपगढ़ चोटी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, सतपुड़ा रेंज में है, मैकाल में है या विंध्यन रेंज में स्थित है। तो सबसे पहले हम देखें धूपगढ़ चोटी की स्थिति। तो धूपगढ़ चोटी है वो इस प्रकार से कुछ पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है। इस चोटी को कहा जाता है धूपगढ़ चोटी। इस पहाड़ी श्रृंखला को कहा जाता है विंध्याचल। इसको कहा जाता है सतपुड़ा। इस चोटी को कहा जाता है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई है, ये भी प्रश्न बनने वाला है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में स्थित है। साथ ही ये भी ध्यान में लें सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है, या भारत में स्थित ब्लॉक पर्वत। तो वहां भी प्रश्न बन जाता है, ब्लॉक पर्वत के रूप में सतपुड़ा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवेरोई की पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? तो इसको एक हम चित्र के द्वारा मानचित्र में अगर इनकी अवस्थिति को देखें तो सेवेरोई की पहाड़ियां यहां स्थित हैं और इसको कहा जाता है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में ये सेवेरोई की पहाड़ियां हैं, ये लोहायस के लिए जानी जाती हैं। सेवेरोई की पहाड़ियां स्थित है। तो सेवेरोई की पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? तो हम ध्यान दें तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है तो इसका संबंध लोहा अयस्क उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। एक बार हम विगत क्वेश्चन की ओर चलें, समझें, ध्यान दें। यहां से इसको विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत से बहकर के निकलती है नर्मदा नदी, तथा सतपुड़ा से बहकर के निकलती है ताप्ती नदी। तो इन दोनों के मध्य स्थित पहाड़ी श्रृंखला को पूछा है, आंसर होगा सतपुड़ा। तो नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य पहाड़ी श्रृंखला उसको कहा जाता है सतपुड़ा की श्रेणियां। यहां दोनों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी आ जाते हैं। नर्मदा का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत। ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा। सतपुड़ा के संदर्भ में हमने देखा सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, तथा दोनों ही नदियां नर्मदा व ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। साथ ही ये भी ध्यान दे लें एक नदी और है जिसको हमने पढ़ा है दामोदर नदी।
दामोदर नदी भी है जो भ्रंश घाटी में बहने वाली है। यहां भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदी जो भ्रंश घाटी से बहती हुई गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें ध्यान देना है, दर्रों के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। नाथुला दर्रा चुम्मा घाटी के निकट सिक्किम राज्य में पड़ता है, जिससे होकर के रेशम मार्ग गुजरता है। तो इसका संबंध है सिक्किम राज्य व रेशम मार्ग। यहां दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, तो हमारा आंसर होगा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल राज्य में सही है। तो हमारा आंसर होगा ए। अरावली व विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? यह भी ध्यान दें, ये एग्जाम RAS RTS प्री 1998 में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान से संबंधित इंपोर्टेंट तथ्य के रूप में है। ये ध्यान रखें, हमारे विगत फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ये कौन सा पठारी प्रदेश है जो अरावली व विंध्यन श्रृंखला के बीच पाया जाता है? तो हमने अरावली पर्वत श्रृंखला को देखा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को देखा, इसके मध्य पड़ने वाले पठारी प्रदेश को कहा था मालवा का पठार। मालवा का पठार, और मालवा का पठार है उसका ये भाग उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसको कहा जाता है राजस्थान में हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। हम विस्तृत व्याख्या के साथ इसको देख रहे हैं। तो हमारे इस पठारी प्रदेश को मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गोर्ज किस नदी द्वारा निर्मित है? तो हमने देखा था विश्व का सबसे गहरा गोर्ज है वो सिंधु नदी बनाती है, और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर राज्य में बुंजी नामक स्थान पर बनाती है। बुंजी नामक स्थान। इस गोर्ज की गहराई भी हमने देखी थी, 5200 मीटर गहरा है। यह भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, 5200 मीटर गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में मृदा पाई जाती है। विगत क्वेश्चन के साथ में हमने चर्चा की, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी से बनने वाली जो मृदा है काली मृदा है। काली मृदा का यहां अन्य नाम दिया गया है, हमने देखा है रेंगुर मृदा। कछारी मृदा जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो मैदानों में पाया जाता है। तो मैदानों में बलुई मृदा है, इसको रेतीली मृदा कहते हैं। रेतीली मृदा है, ये महान मरुस्थल में है, जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं। लेटेराइट मृदा है, ये उच्च तापमान व उच्च वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है। उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा, इन स्थानों पर इसका निर्माण होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के विशाल मैदानों में मुख्य कृषि फसल, अभी हमने देखा इस क्वेश्चन के साथ में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों में रेंगुर मृदा है, लेकिन जलोढ़ मृदा मैदानों में पाई जाती है। और मैदानों में पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा जहां होती है वहां खाद्यान्न कृषि अधिक की जाती है। और यहाँ खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत देखें तो कपास एक खाद्यान्न कृषि नहीं है, सोयाबीन एक खाद्यान्न कृषि नहीं है, मक्का व गेहूं दोनों खाद्यान्न कृषि है। लेकिन प्रधान खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत या तो चावल आता है या गेहूं आता है। हमने हमारी विगत क्लास के साथ देखा था, हमारे मैदानों में चावल व गेहूं की सर्वाधिक कृषि होती है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा गेहूं की कृषि सर्वाधिक बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हेयर पिन मोड़ पाया जाता है। हमने महान हिमालय के साथ देखा था, महान हिमालय में इस मोड़ को कहा जाता है हेयर पिन मोड़। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में हेयर पिन मोड़ के रूप में बनता है। तो अरुणाचल प्रदेश से पूर्व
ये सिक्किम व पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, हिमालय पश्चिम से पूर्व कहां होता है, ये सिक्किम राज्य में, तथा हेयरपिन मोड़ बनाता है वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किन पहाड़ियों के मध्य है, ये जानकारी हम ले चुके हैं। हमने देखा था मेघालय का पठार, जिसको शिलोंग का पठार कहा जाता है। इनमें पहाड़ियों का नाम देखा था, इनका क्रम भी देखा था हमने। इनको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित किया, इनको कहा गारो, गारो पहाड़ियां, इनको कहा खासी पहाड़ियां और इनको कहा जयंती पहाड़ियां। और इन्हीं पहाड़ियों में स्थित वर्षा वाला सर्वाधिक स्थान है जिसको कहा जाता है मावसिनराम नामक स्थान खासी पहाड़ियों में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित है। ध्यान रहे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा है, ये दो नदियां संयुक्त रूप से बनाती हैं, गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा संयुक्त डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टा का विस्तार है वो दो देशों में पाया जाता है, भारत व बांग्लादेश। तो यहां हम ध्यान दें कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, भारत व बांग्लादेश में फैला हुआ है। इसको सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के दक्षिण में तथा नीलगिरी के उत्तर में सबसे ऊंची चोटी। अभी अभी हमने इसकी चर्चा की थी। हमने जब क्वेश्चन देखा था आरएएस आरटीएस एग्जाम 1998 में आए हुए प्रश्न के साथ, हमने वहां देखा था जब हमने अरावली की सबसे ऊंची चोटी की चर्चा की थी। चोटी का नाम था गुरु शिखर चोटी। यहां भी आंसर होगा हमारा गुरु शिखर चोटी, जो कि अरावली में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यहां यह भी ध्यान देंगे अरावली में है। राज्य का संबंध पूछा जाए तो राजस्थान राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। जिले की भी चर्चा हमने की थी। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित ऊंची चोटी है। हमने ऊंचाई को भी देखा था, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में सम्मिलित नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान, यहां हमने देखा था उत्कल का मैदान, इसको देखा था उत्तरी सरकार का मैदान, तथा इसको देखा था कारो मंडल का मैदान। ये कारो मंडल का मैदान। तो शेष कौन सा बचता है? उत्कल का मैदान हमारा पूर्व में पड़ता है, कारो मंडल पूर्व में पड़ता है, उत्तरी सरकार का मैदान पड़ता है। तो हमारा मालाबार का मैदान है, ये पूर्वी तट पर नहीं पड़ता है। इसका विस्तार पाया जाता है पश्चिमी तट के दक्षिण में। इसको कहा जाता है मालाबार का मैदान। मालाबार का मैदान। विस्तार भी अगर ध्यान दें तो इसका विस्तार केरल राज्य में पाया जाता है। बड़े हम आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? डियर स्टूडेंट, इसका एक अलग प्रश्न भी आता है, सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो यहां स्टेट पूछा है, सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली जिस राज्य में है उसी राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है कर्नाटक राज्य को, तथा सिलिकॉन वैली के नाम से, सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु को जाना जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी ध्यान दे ले, ऐसी ही एक और स्थिति को पूछा जाता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, इसका संबंध होता है केरल राज्य से। बार बार कंफ्यूज होते हैं और बार बार क्वेश्चन डाल दिया जाता है। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, तथा साइलेंट वैली केरल राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्ग पाए जाते हैं। हमने हिमालय को पढ़ा, उस समय घास की घाटियों को देखा था।
मर्ग की स्थिति और बुग्याल की स्थिति। मर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली घास की घाटियों को मर्ग कहते हैं तथा उत्तराखंड में पाए जाने वाली घास की घाटियों को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ये है क्या? ये घास की घाटियां हैं। घास की घाटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार तटीय क्षेत्र में खारे पानी की झीलों को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा था मालाबार तटीय प्रदेश। यहां ध्यान देंगे मालाबार तटीय प्रदेश। इस मालाबार तटीय प्रदेश में जो झील है खारे पानी की, लैगून झील, लैगून झील, इन लैगून झीलों को यहां कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल कहलाती है। मालाबार तटीय प्रदेश में खारे पानी की लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा कयाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्थिति है हमारे कयाल का अर्थ। अभी देखिए वापस आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा बदल करके। कयाल का अर्थ होता है, कयाल का अर्थ हमने देखा तटीय भागों में पाए जाने वाली खारे पानी या नमकीन झीलों को लैगून कहा जाता है और लैगून ही एक कयाल था। तो कयाल क्या है? केरल राज्य में खारे पानी की नमकीन झील है जिसको कयाल के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ एक प्रश्न इसके उदाहरण को भी लेकर के पूछ लिया जाता है, ऐसी कौन सी झील है जो केरल राज्य में कयाल के नाम से जानी जाती है? तो आप यहां ध्यान देंगे, इस झील को कहा जाता है वैबनाद झील। वैबनाद झील जो केरल राज्य में एक कयाल का उदाहरण है जिसको हम खारे पानी की नमकीन झील के रूप में जानते हैं। यह भी ध्यान रहे, यहाँ एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भारत की पहली जल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था इसी क्षेत्र में, और ये कयाल जिसको हम वैबनाद झील कहते हैं, वैबनाद झील से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से एक ब्रह्मोस पर्वत जिसकी जानकारी हम ले चुके हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के साथ। तो भारत में ब्रह्मोस जो पर्वत है या ब्लॉक माउंटेन के नाम से जिसको जाना जाता है, अभी हमने देखा था ब्लॉक माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, आगे आ रहे हैं। आते ही क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर निकल करके आ रहा होगा। अगर ऐसी स्थिति अभी भी आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है तो हमारी विगत क्लासों को देखें और हमारे इन क्लासों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय का पठार अलग करता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये मालदा भ्रंश है जो दोनों को अलग करता है। इस मालदा भ्रंश से एक क्वेश्चन निकल करके आता है, मालदा भ्रंश से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी द्वारा इसको ढक दिया गया है, अवसादित कर दिया गया है। वर्तमान में यहां मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित है। तो हमने जम्मू कश्मीर में देखा था, जम्मू कश्मीर राज्य में जवाहर सुरंग की स्थिति थी। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है और इस दर्रे को कहा था बनिहाल दर्रा। तो दो चीजें और ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर राजमार्ग है वो जवाहर सुरंग से गुजरता है। तो जवाहर सुरंग या जम्मू कश्मीर राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। अब यहां एक प्रश्न अतिरिक्त होता है, जवाहर सुरंग किनको जोड़ती है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, ये श्रीनगर को जम्मू के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील बालू का स्तूप कहलाते हैं। हमने बालू का स्तूपों की चर्चा की थी, उस समय हमने देखा था अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप तथा तारा बालू का स्तूप तथा कुछ अन्य प्रकार के पैराबोलिक और सीप प्रकार की आकृतियों को देखा था। हमने देखा था अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, हवा के समानांतर बनते हैं। अनुप्रस्थ है, हवा के समकोण पर बनते हैं तथा बरखान होते हैं वो गतिशील बालू का टीले या अर्धचंद्राकार बालू का टीले, या इन्हीं को कहा जाता है स्थानांतरित बालू का टीले। तो यहां गतिशील कह सकते हैं, इन्हीं को कह सकते हैं स्थानांतरित बालू का टीले, इन्हीं को कह सकते हैं अर्धचंद्राकार बालू का टीले। तो ये विशेषता होती है
बरखान बालुका टीलों की। नेक्स्ट हमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित नहीं है? एक सामान्य जानकारी के रूप में है, जो शायद आपको यहाँ हमारी भौतिक परिस्थितियों के साथ में वैसे ही दिखाई पड़ रही होगी। ध्यान रहे कौन सी विशेषता नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आप उलझने से पहले प्रश्न की भाषा के नीचे टिक मार्क करें। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। नेगेटिव रूप में प्रश्न को पूछा गया है। नहीं है इसका मतलब शेष है, एक नहीं होगी तो क्या नहीं है? ध्यान दें, न्यूनतम वर्षा मरुस्थल की पहचान है, कम से कम वर्षा होती है, 5 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है जैसलमेर में, न्यूनतम वर्षा होती है। उच्चतम तापमान, दिन में अधिकतम तापमान भी होते हैं, वर्ष के उच्चतम तापमान भी होते हैं, लेकिन अधिक उपजाऊ नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक तापांतर, तापांतर भी सर्वाधिक होता है। एक समय का तापांतर -4 डिग्री होता है तो एक समय का उच्चतम तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य होता है। सामान्यतः तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। न्यूनतम वर्षा अभी हमने देखी थी, न्यूनतम वर्षा 5 सेंटीमीटर तक भी पाई जाती है। अल्प वनस्पति, कम वनस्पति, अगर वर्षा कम है तो वनस्पति भी कम पाई जाती है। साथ ही ये सारी विशेषताएं सही हैं। बलुई मृदा पाई जाती है, बलुई या रेतीली मृदा, अभी मृदा की चर्चा की, वहां हमने लिखा था मान मरुस्थल में पाई जाती है। जैव विविधता में कमी पाई जाती है। अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में यहाँ वनस्पति अभाव के कारण से पेड़ पौधे व जीव जंतु में विविधता कम पाई जाती है। आबाद मरुस्थल है, यहां ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज होंगे, मरुस्थल आबाद नहीं है। विश्व का एकमात्र मरुस्थल है हमारा थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल विश्व का आबाद मरुस्थल है, विश्व का आबाद मरुस्थल है। और इसका प्रमाण हमें इस रूप में मिलता है कि यहां मरुस्थलों की 10% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थलों में पाई जाने वाली जनसंख्या का 10% अकेले हमारे थार मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए हम इसको आबाद मरुस्थल कहते हैं। लेकिन मरुस्थल कभी आबाद नहीं होते, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ आबाद मरुस्थल के रूप में सही होता है। स्तूप पाए जाते हैं, स्तूप विविधता भी हमने देखी, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, सीप, ताराकार या अन्य प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं, सही है। अवसादी सेल संरचना है, बिल्कुल अवसादी सेल संरचना है। अवसादी सेल संरचना में खनिज तेल पाए जाते हैं और खनिज तेल हमारे मरुस्थल की पहचान है, यहां से खनिज तेल निकाले जाते हैं। राजस्थान के बाड़मेर व जैसलमेर में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में इस मरुस्थल का जो प्रथम तेल उत्पादन की जो क्रिया थी वो हमें मंगला तेल कुएं के रूप में बाड़मेर से देखने को मिलती है, तथा तापांतर का केंद्र है जो हम ऊपर जान चुके हैं। तो हमारी विशेषता ये नहीं होगी, केवल मात्र इस विशेषता के रूप में ये गलत होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारवां मार्ग किन स्तूपों की विशेषता होती है? हमने देखा था अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होते हैं, लहरदार बालू का जो स्तूप होते हैं, इन लहरदार बालू का स्तूपों की जो अवस्था होती है वो पवन मार्गों के समानांतर होती है या पवनों के समानांतर बने होते हैं, और इन्हीं मार्गों को कहा जाता है कारवां मार्ग। तो कारवां मार्ग होते हैं वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम। दक्षिण भारत की 2 ऊंची चोटियां हमने देखी थी, एक ऊंची चोटी का नाम हमने देखा दोदाबेटा चोटी, दूसरी चोटी को हमने देखा अनाईमुडी चोटी। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, तथा ये दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी है। तो हमारा आंसर होगा दोदाबेटा चोटी सबसे दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तथा अनाईमुडी चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है। अब ये भी ध्यान रखेंगे दोदाबेटा जो चोटी है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में बहने वाली नदियों का सही क्रम जो भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हमने देखा था कौन कौन सी नदियां निर्माण करती हैं। नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है, ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती है, दामोदर भ्रंश घाटी से बहती है। तो हमारा आंसर होगा नर्मदा, ताप्ती और
दामोदर जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलती हैं, भ्रंश घाटियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? जब हमने चर्चा की थी भारत के हिमालय भौतिक प्रदेश को, तब अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रे की चर्चा की थी जिसको कहा था यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। असम राज्य में आने के बाद मैदानों का निर्माण करना प्रारंभ करती है और असम राज्य में भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कह सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मांजुली द्वीप का निर्माण किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी द्वीप का निर्माण भी करती है जिसको मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। मांजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। संबंध पूछ लिया जाए तो भारत के असम राज्य में इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ यांगयाप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हमारा अंतिम आज का क्वेश्चन होगा, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा कहलाती है। हमने इसकी भी चर्चा कर ली विगत क्वेश्चन के साथ। देखा था हमने पर्वतीय भाग से नीचे उतरते समय नदी मैदानों का निर्माण करती है। मैदानों में सबसे पहले हमने देखा था भाबर का निर्माण होता है, फिर हमने देखा था तराई का निर्माण होता है, फिर बांगर और खादर को देखा था। तो यहां देखिए पुरानी कछारी मृदा, कछारी यानी जलोढ़ मृदा, पुरानी कछारी मृदा और नवीन कछारी मृदा। यहां ध्यान देंगे पुरानी कछारी मृदा, पुरानी कछारी मृदा, इसको कहा जाता है बांगर, तथा नवीन कछारी मृदा, नवीन कछारी मृदा इसको कहा जाता है खादर। अपने एग्जाम में यहां से पुनः प्रश्न पुटअप हो सकता है और भाषा बदली जा सकती है। इसको कहा जा सकता है बाढ़ के दौरान निर्मित जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाढ़ के दौरान बनी कछारी मृदा को बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है, इसी को पुरानी कछारी मृदा कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा बांगर कछारी मृदा। आज की इस क्लास के साथ आज हम करते हैं यही समापन, लेकिन आप इस चैनल के साथ बने रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। हमारी आने वाली सभी एग्जामों की तैयारी आप इस चैनल से जुड़ करके अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तथा अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। प्यारे साथियों, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद।